आजकल हम सुबह उठकर अपना चेहरा बाद में देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन पहले देखते हैं। मोबाइल लास्ट चीज होनी चाहिए सुबह सुबह उठने के लिए, क्योंकि आपने उठते ही आंखों को अपने थका दिया। हर स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती है और वो अंदर जाके आंख की जो रेटिना यानी पर्दे की जो लेयर्स है, हाँ जी। उसको हार्म कर सकती है। अब जैसे ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, वो तो मोस्टली लैपटॉप के सामने बैठे हैं, पूरा टाइम उनका काम ही वहीं पर है, तो उनके लिए कोई आई केयर टिप्स? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप सिस्टम पे बैठे हैं तो आपका ब्लिंकिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सब लोगों को हम ये सलाह देते हाँ हैं, जी। बीच बीच में जब याद आए आंखों को झपका लो। ब्लिंक कर। ड्राई आईज की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होने लगी है। जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है तो आई फ्लू के जो है वो खतरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। कभी कभी हमारे जो सीरियस बात होती है वो ये कि हमारी जो काली पुतली है, इसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में कॉर्निया कहते हैं, हाँ। तो कॉर्निया के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। ये थोड़ा खतरे वाली बात होती है। बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आप मेरे से। कोई भी चीज जब आंख के ऊपर लगेगी तो वो प्रॉब्लम्स कर सकती है। मैंने आंखें बहुत जाती हुई देखी है केवल कांटेक्ट लेंस की वजह से। जी। मरीज को अगले दिन दिक्कत हुई, थोड़ी चुभन कड़कन दिखाया, अल्सर हो गया है और आंख चली गई। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनका कोई सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। मरीज को तब मालूम पड़ेगा जब ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा। आज ना एक आंखों का डॉक्टर दिल से दिल की बातें के प्लेटफॉर्म पर आया है, तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या आंखें बोलते हैं जैसे दिल की जुबान होती है, सच में होती है? कोई भी इमोशंस होगा वो आंखों के रास्ते से दिखती है। आज की तारीख में हम आंखें देख के, स्पेशली जब से एआई और नए सॉफ्टवेयर आए हैं, हम आंखें देख के वाकई बता सकते हैं कि दिल में क्या बीमारी हो रही है। आंखों से आजकल एआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि आंखों से देख के केवल हम ये बता सकते हैं सेक्स ऑफ द पर्सन। अच्छा। आंख से गलती नहीं करनी। आंख से गलती बहुत भारी पड़ती है जी। तो आंख का तो हरदम ख्याल रखना है जी। और जब भी कुछ हो, कुछ प्रॉब्लम लगे तो दिखाना जरूर है। नमस्कार दोस्तों, सोचिए जिन आंखों से हम इस दुनिया को देखते हैं, उन आंखों को कब देखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं उन आंखों का। याद रखें, इन आंखों को इग्नोर करने का मतलब है अपनी लाइफ की ब्राइटनेस कम करना। और हमारी इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आज हमारे बीच में है अ वेरी एस्टीम्ड आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर असीम अग्रवाल, जिन्हें 31 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अपने इस फील्ड पे। ये आज हमारी आंखों से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं आंखों की कहानी डॉक्टर असीम अग्रवाल की जुबानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले वक्त में भी आपके लिए बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे और आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें बहुत सी स्ट्रेंथ दे सकता है। थैंक यू सो मच। एंजॉय द शो। स्वागत है डॉक्टर असीम आपका दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आई एम श्योर आज हमारे बहुत से मिथ्स क्लियर होने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं अपनी आंखों को लेकर जो अभी तक हम नहीं जानते थे। पूनम जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ये पॉडकास्ट देखे पहले वाले एपिसोड्स, एंड सो नाइस ऑफ यू टू कॉल मी हियर। एंड आई होप मैं आज कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊंगा आँख की केयर के बारे में जी। और ऐसी चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ना हो, लेकिन जनरल पब्लिक को अपील करे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बिल्कुल, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कुछ। डेफिनेटली। सो प्लेजर इज ऑल माइन कि आप यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर असीम, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो है कि दुनिया की जो एक वो पैंडेमिक चल रही है ना दुनिया में, उसी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। क्या है कि आजकल हम सुबह उठकर अपना चेहरा बाद में देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन पहले देखते हैं, तो क्या ये सही है? कितना गलत असर पड़ रहा है इससे हमारी आंखों पर? मोबाइल या कोई भी स्क्रीन वर्क जी। ये हम लोग सब जानते हैं कि ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। सुबह उठ के तो आप ये समझिए कि आप सोए हैं, आंखें आपकी फ्रेश हैं उस समय, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आप कर सकती हैं। तो मोबाइल मेरे ख्याल से लास्ट चीज होनी चाहिए सुबह सुबह उठने के लिए, क्योंकि आपने उठते ही आंखों को अपने थका दिया।
बिल्कुल। आंखों में फटीग हो गई, थक गई, और बहुत सारी चीजें। ये तो मैं आंखों के साथ जुड़ी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि आंखों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके मानसिक चीजों के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो घूम फिर के आंखों को भी अफेक्ट करती हैं। तो मैं इस चीज को तो बहुत गलत मानूंगा। सुबह जी। मोबाइल अगर करना है तो क्योंकि एक नेसेसरी इविल है, बिल्कुल। अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो जरूरी चीज़ें हैं आपके, जरूरी ईमेल्स हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो आप एक बार को चेक कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठ के सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग, आई थिंक सो, बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक वो जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस फालतू के फॉरवर्डेड एंड ऑल। ये तो बंद हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग अब रियलिटी से हटते जा रहे हैं और रियलिटी की गुड मॉर्निंग्स बंद होती जा रही हैं, और बिल्कुल। सब सोशलाइजिंग जो है हम लोगों की सुबह उठते ही फोन पे जी। शुरू हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यस, एंड मोस्टली हम लोगों में क्या ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक करते हैं हम अपनी आंखों को लेकर जो नहीं करनी चाहिए? स्क्रीन का इस्तेमाल जितना हम कम कर सकें, जी। जिस फॉर्म में भी, जो भी तरीका अपनाएं उसको कम करने का। और स्पेशली जितने भी स्क्रीन वर्क है उसमें जो क्लोज वर्क आप हाँ करते जी। हैं, जैसे कि मोबाइल पे करते हैं, हाँ जी। वो जितना अवॉइड हो उतना अच्छा है। दूसरा, एक जो दूसरी चीज है, एक बहुत लोगों को कोई काम करने की लत है इस समय, एक होड़ चल रही है। तो हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस करी हुई है, वो है सोना। बिल्कुल। स्लीप इज हीलिंग द बॉडी, वेरी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। यस। और हम बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत टाइप ए पर्सनालिटीज हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। यस। स्लीप तो हमें अपनी नींद को तो पूरा लेना होगा। बिल्कुल ठीक बात और कही। इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है स्ट्रेस। हम्म। तो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस, और साथ में आंख को तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक और जो जनरल बातें हैं जो अभी आपने पूछा तो बता सकता हूँ। एक हम लोगों की बड़ी आदत होती है कि कुछ भी है हम आंखों को बहुत रगड़ते हैं, खुजाना है, और बहुत लोग आदत बना लेते हैं, कोई भी बात हुई तो आंखों को रगड़ना। यस। तो इसके बहुत नुकसान है आंख को बहुत रगड़ने के। और कुछ जैसे चुभन और बढ़ना, आंख का लाल रहना और बढ़ता है। लेकिन कुछ सीरियस बीमारी भी अगर हम बहुत रगड़ें आंखों को, जी जी। तो मैं चाहूंगा कि अवॉइड करना चाहिए आंखों को बहुत ज्यादा रगड़ना। जी। इसको थोड़ा अवॉइड करें। बहुत सही बात है। ये बातें छोटी-छोटी होती हैं लेकिन हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो अब जैसे बच्चों में भी हम देखते हैं कि ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड प्लस वीडियो गेम्स एंड बाकी ये सोशल मीडिया खा गया है। बच्चों को भी इनफैक्ट देखा जाए तो छोटी-छोटी एज के बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम पेज हैं सबके। तो कैसे ये बच्चों को भी बचाया जा सके? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसके लिए भी दीजिए। भाई बड़ा, एक जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था, नेसेसरी इविल। जी। भाई जब स्कूल में होमवर्क आपको टीचर्स कह रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद तो और ये चीज बढ़ गई। बिल्कुल। और सब बच्चों को होमवर्क स्कूल पे जो दिया जाता था वो मोबाइल पे दिया जाता था। जी। तो ये ऑटोमेटिकली इस समाज में ये चीज बढ़ गई। ये कह पाना कि बच्चों को ना यूज करें, ये तो संभव नहीं है, करेंगे तो है। लेकिन हम एज पेरेंट्स बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो टाइम एक्स्ट्रा है हाँ जी। उसको तो बिल्कुल अवॉइड करें। सोशल मीडिया की इन जनरल बात करें, आंखों को छोड़ के, तो आप भी जानती हैं बच्चों के लिए क्या क्या इसके प्रभाव हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक आंखों का सवाल है, एक बेसिक जो साइंस समझनी होगी कि एक उसमें से हर स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती है, हाँ जी। और वो ब्लू लाइट आंख में जाके नुकसान देती है। ब्लू लाइट एक ऐसी लाइट होती है कि आंख में पेनिट्रेशन उसका सबसे मैक्सिमम होता है, और वो अंदर जाके आंख की जो रेटिना यानी पर्दे की जो लेयर्स है, हाँ जी। उसको हार्म कर सकती है। ओके। दूसरा, जब बहुत ज्यादा लाइट आदमी देखता है तो आंख फटीग्ड हो जाती है। बच्चों पे इतनी पढ़ाई है, ऑलरेडी इतना जोर है, जी। और साथ में अगर हम स्क्रीन पे ही वो काम कर रहे हैं तो फटीग लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे। पहले एक जमाना था, ये अभी रिसेंट बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले बच्चों में हेडेक्स की कंप्लेन नहीं थी। अब बहुत हार्डली आपको यस। सुनने को मिलता है, अभी बच्चों में हेडेक हो गया।
बिल्कुल। अब बच्चों में हेडेक में देखता हूँ, हर तीसरा बच्चा जो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, छोटे बच्चे हेडेक की कंप्लेंट के साथ आ रहे ओह हैं। गॉड। और ये जो हेडेक है, जी। इसका मेजर रीजन जो है वो एक तो स्क्रीन वर्क और छोटे छोटे बच्चों पे जो स्ट्रेस आ गया, पढ़ाई का बोझ है। बोझ आ गया, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपने जैसे कहा कि एक ही तरीका है, स्क्रीन कम करें। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए भी एनकरेज करना इनफैक्ट मैं चाहिए। आपको एक स्टडी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारी साइंस भी धीरे 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 चीजों को देख रही है। जी। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई, वो ये कहती है कि जो बच्चे अंदर कमरे में बैठ के स्क्रीन वर्क पे हैं, जी। मोबाइल के या कंप्यूटर के आगे हैं, वनस्पत उन बच्चों के जो आउटडोर एक्टिविटीज में हैं। तो दोनों को कंपेयर किया गया और ये पाया गया कि चश्मे का नंबर, हाँ जी। जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, जो आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनमें काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम है। अच्छा। और जो बच्चे स्क्रीन के सामने हैं, एंड बिल्कुल। ये अभी तक हम लोग साइंस में हम इस चीज को नहीं मान रहे थे, जी। लेकिन दिस इज अ बिग स्टडी जो अभी कंडक्ट करेगा, उससे बताया ये बात तो पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए और बच्चों को भी शायद हेल्पफुल हो, उन्हें लगे कि बिल्कुल। आंखें कितनी हाँ, इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए। बिल्कुल। तो आप जो था, एक तो स्क्रीन वर्क कम हो, जी। साथ में जो हमने ऐड ऑन किया, नेचुरल एनवायरनमेंट में बाहर बच्चे का जाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो कह रहे हैं ना कि रियल फ्रेंड्स गायब होते Real जा रहे friends, हैं बिल्कुल। और ये फेक दोस्ती सब कुछ बन बनती गई जा रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर असीम, ये ब्लू लाइट ग्लास जो है, ये कितना हमें आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, और या ये सिर्फ एक मिथ है? ब्लू लाइट ग्लासेस, जी। अभी कोई हम लोगों पे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये किसी चीज में मदद करते हैं। अच्छा। ब्लू लाइट क्या कर रही है? ब्लू लाइट जो आंखों पे पड़ रही है, दो तीन चीजें करती है। हम्म। एक चीज तो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है आंख के हाँ अंदर, जी। हाँ। तो आंख की एक पर्टिकुलर लेयर्स हैं, जिसमें रेटिना की कुछ लेयर्स हैं, उसको ये हार्म कर सकती है। अच्छा। दूसरा, क्योंकि ये बहुत अंदर तक आंख में जाती है, तो आंख में ये फटीग पैदा करती है, जी। थकावट पैदा करती है। और तीसरा साइंटिफिक ये है कि ब्लू लाइट जो है, ये मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। अच्छा। तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो कम होने से जो होता है, वो ये होता है कि जो लोग रात में मोबाइल पे लगे रहते हैं, हाँ जी। तो उनको सोने में, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेलेटोनिन नींद करने में, सुलाने में मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाया गया कि इन तीनों चीजों में, मैंने जो तीन चीज हाँ बताई, जी। इसमें ब्लू लाइट ग्लासेस पहली दो चीजों में, जिसमें फटीग है और जिसमें आंखों की लेयर्स को नुकसान है, उसमें बिल्कुल मदद नहीं नहीं करता। करता। थोड़ा कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि जो मेलाटोनिन वाला प्रॉब्लम है, उसमें कुछ रिसर्च बोलती हैं कि ये थोड़ा मदद करता है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि आज जैसे आपने सवाल पूछा, ये ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है कुछ। बिल्कुल। क्योंकि मेरी क्लिनिक पे सब आते हैं, मेरे हाँ सब लोग ये कहते हैं जी हम मोबाइल करेंगे और ब्लू लाइट के ग्लासेस लगा लेते हैं। हाँ, तो हम ऐसा हमारी आईज प्रोटेक्टेड है। ऐसा ऐसा नहीं। तो ये मिथ सबको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको ब्लू लाइट ग्लासेस जो हैं कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं। और सॉल्यूशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस जैसे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उनको, जी। कि आपके आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, उसमें ब्लू लाइट को कम करने के लिए फिल्टर्स हैं। अच्छा। तो उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स को, तो ये- ब्लू लाइट आपकी कंपैरेटिवली कम हो कम हो जाती है। तो कुछ हेल्प आपको मिल यस जाती है। यस। हाँ जी। थोड़ा सा कंट्रास्ट लेवल आप जो मिनिमम कंट्रास्ट पे आप देख सके, देख सकते हैं, उसको ब्राइटनेस कम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, वो तो मोस्टली लैपटॉप के सामने बैठे हैं पूरा टाइम, उनका काम ही वहीं पर है, तो उनके लिए कोई आई केयर टिप्स हो ऐसे जो नहीं, work बिल्कुल करे? डेफिनेटली हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए उन लोगों को। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप सिस्टम पे बैठे हैं, जी। तो आपका ब्लिंकिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, झपकना आंखों का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है बिल्कुल। हाँ। तो सब लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि डेलिब्रेट ब्लिंकिंग,
हाँ जी, बीच बीच में जब याद आए आंखों को झपका लो, ब्लिंक कर लो। ब्लिंक करो। यस, ब्लिंक करना एक वाइपर की तरह काम कर रहा है। आपकी जो टीयर फिल्म है, जो आंखों पे आंसू की लेयर है, उसको स्मूदन आउट कर देता है। बिल्कुल। दूसरा ऑफ कोर्स ब्रेक देना है। जैसे एक रूल बड़ा प्रचलन है जो 20-20-20 कहते हैं। यस, तो बेसिकली उनका कहना यह है कि जिससे लोगों को याद रहे, इस तरह का बनाया गया कि भाई 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए अच्छा, 20 फीट की दूरी पे देखे। अमेजिंग, यानी ये बात पास में पता होना चाहिए सब। यानी हाँ, पास देखने की जगह हाँ हर जी, 15 मिनट 20 मिनट हाँ बाद जी, 20 20 सेकंड के लिए रफली अपना थोड़ा दूर देखें, इधर उधर देखें, किसी से बात कर लें और फिर अपना काम शुरू करें। और तो ब्रेक हो जाएगा इस बहाने। ये आई थिंक ये रूल तो बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत। सबके लिए ये ब्रेक देना तो बहुत जरूरी है। जी, अगर आप ब्रेक देते हैं तो जो आपके टीयर्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। आंखों की लेयर जो हम कहते हैं टीयर ब्रेकअप, यानी आंसू जो टूटने लगता है वो लेयर, जी, वो बेटर हो जाती है। ब्रेकअप। ग्रेट। और तीसरा जो मैं ऑफिस यूजर्स को ये भी कहता हूँ कि सप्लीमेंट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, जिनका भी यूसेज 5-6 घंटे से ज्यादा है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ ऑफिस यूजर्स का है, तो उन लोगों को जरूर अपने पास टीयर ड्रॉप्स हैं डिफरेंट टाइप की, जी, जिनको हम आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, वो उनको रिफ्रेश रखना। टीयर्स। जिसमें रिफ्रेश टीयर्स एक कंपनी है जो जी, रिफ्रेश टीयर्स बनाती है। बहुत सारी दवाई हैं जो भी जी, आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, या जी, ये तो हम जिनको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रॉप्स हैं, यस, जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो दवाइयां तो जरूर डाल। सस्टेन, सिस्टीन अल्ट्रा एक और वो एल्कोन आपने कंपनी मुझे आई एम यूजिंग। तो एल्कोन कंपनी की दवाई है। जी, वो एक हाँ डिफरेंट जी, कंपाउंड है, लेकिन जो भी दवाई सूट करती हो। बिल्कुल, हाँ और जी, फ्रीक्वेंसी की दिक्कत नहीं है। आप जिसको 2 बार जरूरत है 2 बार डालें, जिसको 6 बार जरूरत लग रही है 6 बार डालें। बिल्कुल। केवल एक पॉइंट, जब क्योंकि दवाई की बात आ गई तो थोड़ा सा कॉशन इसमें देना चाहूंगा कि दवाइयां सारी जो हैं ये प्रिजर्वेटिव्स के साथ है। जी, तो थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा दवाई डलती है बहुत लॉन्ग टर्म में, तो हम कुछ स्पेशल दवाइयां आती हैं उन लोगों के लिए जो प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं, ओके, तो वो हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन ग्रेट, 2-4 बार जिनको डालना है, तो ये जी, जो प्रिजर्वेटिव है ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है सर, और ओके, आराम से मरीज यूज कर सकते हैं। तो ग्रेट, यही मेरे ख्याल से कुछ चीजें जो जी, करें। और चौथी चीज, अपने जो मालिक है उनसे कैसा वो ऑफिस आवर्स कम करो हमारे किसी तरह से। और सीरियस बात है, और कंट्रीज में देयर इज अ लिमिट जी, ये कितने घंटे आपको काम बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, तो ये कम काम करे भाई थोड़ा या स्क्रीन पे। नहीं, ठीक बट है। जैसे मैं तो रात को डालती हूँ एक बार, आई एम वेरी हैप्पी, या थैंकफुली। आई थिंक सो, जैसे आपने बताया, आई वुड एडवाइस कि जिनको ड्राइनेस नहीं भी है, वो अगर एक बार दवाई, ये रात को लुब्रिकेंट्स कहते हैं या आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, ये अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा है। दिस इज गुड, हाँ बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल डाल सकते हैं, ये सेफ। बहुत ही वंडरफुल टिप है सबके लिए। एंड और भी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं? भाई देखिए, कुछ देसी चीजें हैं जो हमारी पुरानी उसमें चली आ रही हैं, लेकिन जब से अब मॉडर्न इलाज आए हैं तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता। पहले हम कहते थे भाई खीरे को आंख के ऊपर रात में लगा लो, हाँ जी, थोड़ा आंख में ठंडक मिल जाएगी। खीरे बिल्कुल, में बोलते हैं कि भाई थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यस, तो थोड़ा अच्छा रहता है। रोज वाटर का बहुत चलन हमारे हिंदुस्तान में, तो रोज वाटर का बहुत चलन रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब रोज वाटर, प्योर रोज वाटर तो मिलता नहीं है। ठीक है ना? केमिकल्स हैं उन, ज्यादातर जितने भी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, तो हम लोगों ने इस पे देखा और फिर उनसे देखा तो प्योर रोज वाटर तो नहीं है। बिल्कुल, फिर अगर प्योर रोज वाटर भले ही कोई कन्नौज से या कहीं से लाता भी है, तो इम्प्योरिटीज बहुत हैं, तो हमें डर लगता है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल, लेकिन हाँ, रोज वाटर हम बोलते हैं कि भाई आप रुई में थोड़ा रोज वाटर डाल के रात में सोते वक्त आँख के ऊपर रख लें, आ, तो रोज वाटर में भी कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जी, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आँख में थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। हाँ, जैसे ड्राई आइज की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होने लगी है। मैंने ही कई बार मैं किसी से मिलती हूँ, एक लेडी, उनकी ना आंसू ही बहते रहते हैं वो जब भी मिलती हैं, तो मेरा मन करता है बट मैं खुद को रोक लेती हूँ जी जी। कि किसी अच्छे आई पहले स्पेशलिस्ट आपको को इतनी दिखाएं। बात पे ही रोकूंगा। आपने एक बात कही, ड्राइनेस है जी, और आंसू बहते रहते हैं, आंसू बह रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली, कॉन्ट्रडिक्ट
डॉक्टरी बात हो गई। जी तो बड़ा ये बात को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जी क्योंकि हम पे मरीज आते हैं, हम कहते हैं भाई ड्राइनेस है, हाँ जी, वो तो कहते हैं मरीज कहता है मेरे तो पानी बहुत आता है। जी तो ये समझना पड़ेगा जो हमारे आंसू दो तरीके के हैं। हाँ जी हाँ एक है बेसल सिक्रीशन। बेसल सिक्रीशन से मतलब वो एक आंसू की लेयर आंख में बनी रहती है। हाँ जी और एक होता है रिफ्लेक्स सिक्रीशन। ओके रिफ्लेक्स से मतलब हुआ कि भाई हम रोए, हाँ जी हमारी आंख में प्यास का वो स्मेल आई और उससे, या कोई भी इमोशनल हुआ उससे, इरिटेशन हुई, कोई आंख में जैसे धूल चली गई उससे, बिल्कुल इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स सिक्रीशन। तो ये देखा गया कि जिन मरीजों को ड्राइनेस होती है हाँ जी उनका बेसल सिक्रीशन, यानी जो आंख पे जो लेयर बनी रहनी चाहिए वो तो खराब हो गई, ये उससे उसको इरिटेशन हुई आंख में, ओके और इरिटेशन हुई तो जो रिफ्लेक्स सिक्रीशन वाली चीज है वो ज्यादा होने ये तो बहुत ही साइंटिफिक रीजन है तो yes. ये बहुत लोगों को मैं जब वो कहता हूँ तो बड़ा, मरीज भी कहता था मैं तो पानी की दिक्कत लेके आया था, मेरे पानी ज्यादा आता है, जी और डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं सूखापन है। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है तो आई फ्लू के जो है वो खतरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। रेनी सीजन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा होता है। आई फ्लू सुनने में तो ऐसा लगता है बड़ा सिंपल है जी, लाल हो गई आंख और ठीक हो जाएगा तीन मरीज, चार दिन में तीन ठीक चार हो दिन में जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़ा वेरिएबल है। और जैसे कोरोना में था कि भाई मरीज को जरा बुखार हुआ ठीक हो गए ज्यादातर, हाँ लेकिन कुछ लोग आप समझ सकती हैं कि, बिल्कुल तो ऐसे ही आई फ्लू में बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है। आंख लाल हो रही है, आंख में इरिटेशन बहुत है, एक से दूसरे में बहुत लगता है, कभी कभी यहाँ पे गांठें पड़ जाती हैं, लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं इसको। और कभी कभी हमारे जो सीरियस बात होती है वो ये कि हमारी जो काली पुतली है, इसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में कॉर्निया कहते कॉर्निया हैं, हाँ तो कॉर्निया के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, ओके और इसे केरेटाइटिस कहते हैं, कॉर्निया पे स्पॉट्स आना, ये थोड़ा खतरे वाली बात होती है। ओके और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये इस प्लेटफॉर्म पे बताना है जरूरी, क्योंकि इतनी कॉमन चीज है, लोग इसका 70-80% केसेस में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। केमिस्ट और पे गए और बिल्कुल नहीं करना है, हर केस का इलाज फर्क है। एक फैमिली में 3 मेंबर्स को अगर हो रहा है तो सब में सिम्टम्स को देख के, सब में उनके अलग अलग चीज देखने की, कॉर्निया अफेक्टेड है या नहीं है, हम लोगों को ट्रीटमेंट लिखना है। तो मैं एडवाइस करूंगा सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रेट सीरियस लेना चाहिए। जी हाँ ऑफ कोर्स सही होगी किसी की जल्दी, कुछ किसी की देर में, जी लेकिन इट कैन बी सीरियस एट टाइम्स, तो बिल्कुल इसको फॉलो करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं। प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं इसमें कुछ। प्रिकॉशन थोड़ा बचाव कर सकते हैं, हाँ जी स्पेशली अगर आपको लगता है कि किसी फैमिली मेंबर को है, तो जितने भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स जो होते थे कि आप अगर बेसिकली ये है कि आई फ्लू वाला मरीज जी अपने हाथ से किसी भी चीज को, अगर मैं इस टेबल को टच कर देता हूँ और आप इस टेबल को फिर से टच करती हैं और फिर वो और फिर आग के पास ले जाते हैं, तो आपको आई फ्लू हो सकता है। वेरी डिफिकल्ट बचाना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन स्टिल हम लोगों को जितनी भी ये प्रिकॉशंस हैं उसको सैनिटाइजिंग की वो लेनी चाहिए। जैसे बोलते हैं आंखों में देखने से हो बोलते जाता हैं लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है, नहीं हैज टू बी होता। ट्रांसफर्ड, जी किसी फॉर्म में कहीं से या टच से ट्रांसफर होगा, टच से नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जी लेकिन रिसर्चेस ये भी कहती है कुछ कि कभी कभी एयर के थ्रू भी जा सकता है, कंपैरेटिवली रेयर है, ओके कहीं ना कहीं टच का एलिमेंट तो आना आएगा। आते ही पता है क्या है, मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे इंडिया में इतना इजी है किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, आप अपॉइंटमेंट लो और आप जा सकते हो, इट्स वेरी इजी। बाहर के कंट्रीज में कितना मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी इजी है, हाँ हमारे यहाँ ये भी इजी है कि केमिस्ट से जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ले लो, वो हम दैट लोग इज द प्रॉब्लम। वो हम लोगों को हाँ। आदत है कि सबसे इजी रास्ता कौन सा है वो पकड़ो, और उस चक्कर में हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, कर ये आंख आंख से गलती नहीं करनी, नहीं करनी आंख से गलती बहुत भारी पड़ती है, जी तो आंख का तो हरदम ख्याल रखना है, जी। और जब भी कुछ हो, कुछ प्रॉब्लम लगे तो दिखाना जरूर है। और मुझे लगता है कि रेगुलर चेकअप्स भी होने चाहिए, और कितने पीरियड में ये होने तो चाहिए। रेगुलर चेकअप एक बहुत
इम्पोर्टेंट आपने सवाल उठाया, और ये मैं अलग अलग एज ग्रुप के बारे में बात हाँ कर जी। सकता हूँ। एक तो बच्चों का हम हाँ। बात करें रेगुलर चेकअप, तो बच्चों का चेकअप तो पहला चेकअप 1-1.5 साल की उम्र में जरूर हो होना जाना चाहिए। चाहिए। तो बच्चों का हम बहुत अर्ली स्टेज में अगर कोई चश्मे का नंबर है, कोई बीमारी है, तो हम पकड़ पाते हैं। हाँ जी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एक आंख बिल्कुल ठीक है और दूसरी आंख कमजोर है, यानी कि उस पे नंबर है, हाँ जी। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हम्म। क्योंकि बच्चे की एक आंख सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसे दिख रहा है। उसे सब दिख रहा है, उसका काम चलता रहता है। जी। लेकिन जो दूसरी आंख है, जो कमजोर थी, उस पे चश्मा नहीं लगा, वो आंख धीरे धीरे सुस्त पड़ती गई ओ। या लेजी हो गई, हम्म। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो इतनी लेजी हो चुकी होगी कि हम जब चश्मे का नंबर देंगे भी तो भी वो रोशनी नहीं बढ़ेगी। ओह गॉड। और बहुत सरप्राइजिंगली इट इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना। बहुत बच्चों की आंखें केवल इस वजह से कमजोर है आज की तारीख में कि बचपन में उनका एक रूटीन चेकअप नहीं हुआ। अब दूसरा ग्रुप जो आता है, एल्डरली ग्रुप है। अभी कुछ और बीमारियों की आगे बात करेंगे तो और डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनके लिए जिनका कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल। मरीज को तब मालूम पड़ेगा जब ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा। जैसे कि ग्लोकोमा, काला पानी जिसको बोलते हैं। जी। तो काले पानी का एक प्रकार होता है, अलग अलग तरीके के काले पानी होते हैं यानी ग्लोकोमा होते हैं, उसमें से एक ग्लोकोमा ऐसा बोलते हैं जिसको हम साइलेंट बोलते हैं। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल डॉक्टर के पास जाने से, चेकअप करने से पता कर सकते हैं। और अगर हमने पता नहीं किया तो मरीज को मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक वो बता पाएगा कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तब तक इट इज टू लेट, भारी नुकसान हो जाएगा। तो एक सर्टेन एज के बाद यानी 50 प्लस में जी। एक रूटीन चेकअप वैसे भी होना चाहिए, करना चाहिए, जिससे मैंने तो एक बीमारी की बात करी ग्लोकोमा की, और बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती रहती हैं। तो ग्लूकोमा होता क्या है, ये मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। ग्लोकोमा हिंदी में हम इसे काला पानी कहते हैं, बहुत सारे कलोकियल नाम से यानी जगह जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन काला पानी कॉमन टर्म है। जी। बेसिक पर यह है कि आंख एक हमारी बॉल की तरह है, हाँ जी। और उसके अंदर प्रेशर का बढ़ जाना, जैसे एक बलून है, हाँ जी। उसमें आप हवा भरते रहो या पानी भरते रहो, प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा। जी। ठीक है, इसी तरह ग्लोकोमा है। एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए आंख का, ओके। उससे वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ओके। प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है? प्रेशर ज्यादा इसलिए हो जाता है किसी वजह से आंखों के अंदर जो पानी बनना चाहिए, अंदर बाहर का पानी टपकने की बात नहीं हो रही, आंख के अंदर जो पानी बनता है वो किसी वजह से ज्यादा बनने लग जाए, या भगवान ने जो एक सिस्टम बनाया कि जो आंख के अंदर पानी बनता है जी। उससे आंख के अंदर के चीजों को ऑक्सीजन और सब चीज मिलती है, एग्जैक्टली। और वो फिर पानी आंख से ड्रेन हो जाता है, बाहर निकलता है। तो एक सिस्टम बनाया हुआ, पानी बन रहा है, निकल रहा है। तो या तो पानी ज्यादा बनने लग गया, या पानी निकलने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। ओके। इन दो वजह से काला पानी हो जाता है, लेकिन बेसिक बात आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, अच्छा। उसको हम काला पानी कहेंगे। ओके। तो अब सवाल उठा कि भाई प्रेशर तो बढ़ गया, हाँ जी। क्या हुआ इससे? तो हमारी आंख के पीछे एक नस है जो दिमाग तक जा रही है। अच्छा। जब प्रेशर बढ़ा तो उस नस के ऊपर भी प्रेशर आ गया, ओ। और उस प्रेशर आने से वो नस सूखनी शुरू हो जाती है। ओ गॉड। और वो नस अगर जो है, जो आपके सिग्नल ले जा रही है आंख से दिमाग तक, वो सूखने लग जाएगी तो रोशनी कम हो जाएगी, और नस को बदल नहीं सकते। अभी साइंस ने ये तरक्की नहीं करी, दिस इज नॉट क्यूरेबल। तो इसको तो जैसे मैंने कहा था बचाना ही है, और अलग अलग टेक्निक्स हैं बहुत सारी,
जी। जिससे हम ग्लोकोमा को सही कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे चश्मे की बात हुई कि दूर की नज़र हो जाती है जैसे, तो चश्मा और कई लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना पसंद करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज उतने ही ज़्यादा आपको सेफ्टी देते हैं या इनका कोई नुकसान है? और आजकल तो देखा जाए तो फैशन भी हो गया है। हाँ, कलर्ड लेंसेज हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। इज़ इट गुड और नॉट? अ, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आप मेरे से। देखिए, एक बात ये बेसिक समझिए, कॉमन सेंस जी, की है। जी। भाई, चश्मा आप बाहर लगा रही हो, हाँ जी, कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है? एक पतली सी झिल्ली है जो आंख की पुतली के ऊपर ऊपर आ जाएगी, गई। हाँ ठीक है? जी। कोई भी चीज जब आंख के ऊपर लगेगी तो वो प्रॉब्लम्स कर सकती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आंखों की जो हम रोज देखते हैं जी, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। आप, ये तो हम इंस्ट्रक्शन देते ही हैं कि भाई जो भी कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स हैं हुँ, उसको लेंस को बिल्कुल, उसका प्रोसेस है कि आप उसे सॉल्यूशन। सोल्यूशन है जी। क्लीन कैसे करें। लेकिन जब भागदौड़ के जीवन में जब आप करते हो तो बहुत बार आप चूक जाते हो, हुँ, और वही मैंने कहा, आंख की बीमारी में चूक नहीं सकते, आंख की दिक्कत हुई एग्ज़ैक्टली। और जरा इन्फेक्शन आंख में गया तो मैंने आंखें बहुत जाती हुई देखी सही हैं, काम से। केवल कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से। जी। मरीज को अगले दिन दिक्कत हुई, थोड़ी चुभन कड़कन दिखाया, अल्सर हो गया है और आंख चली गई। रेयर है लेकिन तब भी रिस्क है। तो बिल्कुल। मैं अपने बच्चों में कभी कॉन्टेक्ट लेंस एडवाइस नहीं करूंगा, मत जी, लगाओ। लेकिन हाँ, कॉमन है, आई वुड फील कि मेरे ख्याल से एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जी हाँ, बीच का रास्ता ये है कि भाई आप पूरे दिन मत लगाओ। जी। आपको कहीं जाना है पार्टीज में, आपको कोई सोशल इवेंट है, तो आप कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल कर लें। और सन ग्लासेस का क्या यूज़ है? ये नेसेसिटी है या सिर्फ फैशन है? आजकल तो बड़े-बड़े ब्रांड्स में गॉड ये भी एक ना फैशन की चीज़ बन चुकी है कि ओह! ये सन ग्लासेस अभी लगाए, अब दूसरे लगाए, लोगों ने ये देख लिए। वो फैशन तो है ही बट नेसेसिटी है और कितनी है? तो पूनम जी, फैशन का तो आप बता पाओगी, और फैशन वाला पार्ट तो है ही डेफिनेटली। जी, आपका फैशन भी है, स्टेटस सिंबल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। जी। एंड आप, भाई आप जब सब तैयार हो रहे हो, कर रहे हो, बिकॉज ये तो आपका फेस है और सामने एग्ज़ैक्टली। लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इज अ फैशन स्टेटमेंट, ठीक जी। है। लेकिन ये केवल फैशन स्टेटमेंट नहीं है, मेडिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन ग्लासेस, ठीक है ना। यस। डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें ग्लास क्या लगा हुआ है, ठीक है। हुँ, तो ग्लास की क्वालिटी होना वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कर रहा है बेसिकली, जो हमारी सनलाइट है उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट है। जी। डिटेल में जाते हैं तो यूवी ए और बी बोलते हैं, दोनों तरह की लाइट्स हैं, लेकिन लाइट्स हैं जो आंख पे पड़ रही हैं। और वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू लाइट स्क्रीन से हाँ निकल रही जी, है हाँ, हाँ। उसकी 1000 टाइम है, अच्छा, ठीक है। बहुत हाई लेवल्स ऑफ बिल्कुल। अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं। हाँ, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट जब आंख के अंदर जाती है तो आंख की लेयर्स को हार्म कर सकती है, जो एक बहुत कॉमन बीमारी है, मैक्यूलर डिजनरेशन, जो आजकल एज ग्रुप में, सर्टेन एज ग्रुप में हुँ, बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, उसका वो बढ़ती है। अच्छा, कुछ एक बीमारी है, नाखूना बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, या टेरिजियम इंग्लिश में बोलते हैं। उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी, आंखों पे स्ट्रेस बहुत होने लगता है, ड्राइनेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। आंखों के चारों तरफ की स्किन एग्ज़ैक्टली ये सब बहुत सेंसिटिव ये है, और बहुत सेंसिटिव मैक्सिमम फेस पे सेंसिटिव स्किन, और इसके ऊपर ही यूवीबी लाइट्स पड़ रही हैं। ये तो सन ग्लासेस अच्छी क्वालिटी का, जो अल्ट्रा वायलेट से 100% प्रोटेक्शन दे, अच्छी कंपनी का, जो हो, यस, ब्रांडेड हो, अच्छा हो, बिल्कुल लगाना चाहिए। आई थिंक सो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आंख बिल्कुल, की हेल्थ के लिए, स्पेशली जिनका सन एक्सपोजर बहुत है, उनको तो बिल्कुल लगाने ही चाहिए। यस क्योंकि हमारी ये अंडर आई स्किन जो होती है ये थोड़ी-सी पतली भी जी, होती है बहुत इन पतली है, कंपैरिज़न टू डेफिनेटली। या तो इसमें चांसेस ऑफ कैंसर होना ओह! बहुत कॉमन है, And ठीक है best food and vitamins for healthy skin. Healthy eyes, sorry. ये पूरा इंस्टाग्राम
और यूट्यूब इस पे भरा हुआ है आजकल न्यूट्रिशन के ऊपर। जी मेरे को लगता है पब्लिक को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जी हम क्या होता है कि जब मैं भी देखता हूँ, रील्स देखता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ हेल्थ रिलेटेड। हम लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग चीजें, एक एक चीज बताते हैं जी तो, और बहुत फैंसी चीज बता देते हैं हम्म जिसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो सकता है 10%, उसमें कोई विटामिन कम हो, लेकिन वो हम पे है यहाँ पे। तो बेसिकली जो हमारे उसमें कहते थे हेल्दी फूड लेना चाहिए, जो सब चीज़ों का मिश्रण होता है उसमें सब चीज़ होनी जी चाहिए। बेसिकली अगर आपने पूछा तो बताता हूँ कि हमारी आंख के लिए 3 विटामिन जरूरी है। जी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ओके कुछ हमारे कुछ और कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड बोलते हैं ल्यूटिन जियाजेंथिन्स हैं कुछ, अच्छा वो जरूरी है, और एक थोड़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी जैसे हम विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए एक बेसिक समझे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं हमारे यहाँ उसमें तो मिलता ही मिलता है, जी लेकिन जितने भी आप येलो रंग याद रखें, अच्छा येलो येलो फ्रूट है कोई, आप भले आम कहिए, जी आप पपीता कहिए, वाओ येलो फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन ए का रिच सोर्स होंगे। तो हमें येलो फ्रूट्स मौसम के, ये नहीं है कि आप सर्दियों में आम खाएं, मौसम में आम आ रहा है आम खाइए, बिल्कुल पपीता मिल रहा है पपीता खाइए, जी ठीक वो है ना। तो तो मुझे लगता है कि नॉर्मल हमेशा ही मिलता है ना, मोस्टली तो मौसम का फल जी लीजिए। सी, विटामिन सी तो बहुत सिंपल है, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो भले ही मौसमी है, भले ही और ऑरेंज है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू आता है अमरूद हमारा बहुत अच्छा जी सोर्स है विटामिन सी का, ग्रेट ठीक है ना। यस अ, हमारे जितने भी नट्स हैं, जी स्पेशली अखरोट, जी बादाम, हम्म ठीक है ना, ये बहुत रिच सोर्स है। हम्म भले विटामिन ए क्यों ना हो, विटामिन ई क्यों ना हो, ये तो एक बहुत सिंपल तौर पे बता देता हूं, मौसम की सब्जी, मौसम के फल, ग्रेट सारे ड्राई फ्रूट्स, भले ही वो नॉर्मल फ्रूट हो, भले ही ड्राइड खुबानी हो, जो भी ड्राइड फ्रूट्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। अखरोट जी को हम स्पेशली आंखों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, और सारी सीड्स। वंडरफुल अगर ये 4 चीजें हम बच्चे के या किसी के भी न्यूट्रिशन में आ सकेगा, तो हम जो ये सब्स्टिट्यूट्स लिखते हैं जी इनका रोल खत्म हो गया है। और मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है हम सभी के लिए इसलिए अमेजिंग यूजफुल होनी चाहिए कि हम लोग न्यूट्रिशन के चक्कर में, कोई कहता है ये चीज खाने से अच्छा है, हाँ दूसरा जना कह रहा है खाने से खराबी हो रही है। सोशल मीडिया ने बुरा हाल कर तो आप ये समझिए कि मौसम के फल जी सब्जी खाइए, जी थोड़ा नट्स ले लीजिए, थोड़ा बीज ले लीजिए, ग्रेट बाकी आपकी रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है जो बिल्कुल आपको खाना है। नॉन वेज वाले थोड़ा प्रोटीन अगर खाते हैं तो वो फिश या चिकन या और ये चीजों से सब ले सब्स्टिट्यूट हो सकते जाता हैं है। बिल्कुल दैट्स ऑल। ग्रेट वंडरफुल तो ये क्या आई एक्सरसाइज भी वर्क करती हैं ओवर स्टेटेड है, आई थिंक सो। आई एक्सरसाइज वर्क करती हैं। अच्छा आई एक्सरसाइज का पर्टिकुलर यूसेज है कुछ बच्चों में, जी जी जिनकी आंख में स्क्विंट है, हाँ जी बैंगापन है, टेढ़ापन हो रहा है, जी जी तो कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज है जो हम बच्चे को कहते हैं कि भाई घर पे करो। अच्छा और कुछ हम लोगों पे मशीन्स हैं, अगर हमें लगता है कि बच्चा को और एक्सरसाइज की जरूरत है तो हम यहाँ अपने हॉस्पिटल्स में बुला के कराते हैं, करा लेकिन ये यूज केस बहुत लिमिटेड है। अच्छा बहुत लोगों का मानना है कि हम जो योग में बताया गया है और चीजें हैं, आई थिंक सो सर्टेन अमाउंट ऑफ रोल तो है कि आंख को आप मूव करें, ये करें। मैं अब इस समय उल्टा समझता हूँ, मेरे को लगता है कि हम आज के समाज में आंख को ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम्म पूरे दिन स्क्रीन पे हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ चल रहा है, नहीं तो ड्राइविंग कर रहे हैं, नहीं तो कुछ अपने एंटरटेनमेंट है, नहीं तो काम है। आंख का यूसेज पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गया। मेरा सजेशन है एक्सरसाइज ना करें, आराम करें, जब समय मिले आंख बंद करके आराम से रिलैक्स रेस्ट करें, जरूर दें आंख को और दिमाग को, दोनों दोनों को आराम दोनों देना का चाहिए। काम बहुत बढ़ गया है बहुत हाँ, एक्सरसाइज बिल्कुल बढ़ चुकी है बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज थोड़ा जरूरत नहीं है, जी रेस्ट देना जरूरी है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। वंडरफुल अमेजिंग सो वर्किंग लेडीज और स्टूडेंट्स के लिए कोई हेल्दी
आई केयर टिप्स? भाई हेल्थ टिप्स वही हैं जो अभी तक मैंने बताई कि वर्किंग लेडीज, आई थिंक सो दे आर द मोस्ट बिजिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो वर्क भी कर रही हैं, घर का भी पूरा काम संभाल रही हैं, बिल्कुल और आई फील कि बहुत सबसे ज्यादा ओवरवर्कड है। और बिल्कुल आई फाइंड अ लॉट ऑफ लेडीज जो मेरे पे आ रही हैं कि जी रात की नींद पूरी नहीं हुई, हेडेक रहता है, 5 घंटे सो रही है, सुबह उठ के बच्चे का टिफिन बनाना है और फिर जाना है ऑफिस, काम करना है, फिर आके घर का खाना बनाना है, तो बहुत दिक्कत है। तो टिप्स वही है कि पहली चीज स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। और सब प्रॉब्लम यही हो रहा है, मैं बीच में कट कर रही हूँ आपको, मैं एक यही चीज है जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बिल्कुल। चाहे मेरा कोई बड़े से बड़ा इवेंट आ रहा हो, चाहे कोई भी काम हो, मुझे लगता है मुझे 7.5 घंटे की नींद तो होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, आप और बढ़ाओ और बढ़ाओ। 8 घंटे हाँ भी लेती हूँ बिल्कुल संडे को, बिल्कुल, मैं हाँ ये 8.5 घंटे सो। मेरे पे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत नींद आ रही है, मैंने कहा तुम लकी हो, यस, तुम लकी हो, तुम्हें नींद आ रही है। वी आर तो हाँ ब्लेस्ड, हाँ, अच्छी तो नींद अच्छी, ले रहे हैं, तो बिल्कुल। नींद पूरी होनी चाहिए, स्पेशली जी। वर्किंग लेडीज के ऊपर ये कहूंगा स्ट्रेस कम करना चाहिए। हम्म। स्ट्रेस अब हम लोग साइंस में, पहले हम लोग केवल एक कहने के तौर पे कहते थे, अब हम साइंस में केवल आंख के ऊपर नहीं, हर बीमारी को बढ़ाने में स्ट्रेस का रोल है, ठीक है। और बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहलाती हैं जो केवल स्ट्रेस से ही बढ़ रही है आपकी, तो स्ट्रेस को कम करना है। एक और जो वर्किंग लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट है जी। अगेन, कोई जो लेडी अपने बच्चे को भी देख रही है, अपने हस्बैंड को देख रही है, अपने खाने को नेग्लेक्ट कर रही है, अगेन न्यूट्रिशन। तो यही वर्किंग लेडीज को टिप्स हैं कि खूब अच्छा सो, स्ट्रेस कम लो, अच्छा खाओ, और स्क्रीन के वर्क को थोड़ा कम करो। ये आई थिंक सो होना चाहिए। और ये आपने पूछा बच्चों के बारे में, तो आई थिंक सो इट अप्लाइज ऑन द चिल्ड्रन ऑल्सो, दोनों ही लोग ये करें, ठीक है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो जितना करते हैं तो केवल आँख की नहीं, और प्रॉब्लम्स भी काफी सॉल्व हो जाती है लाइफ, एग्जैक्टली, हाँ, लाइफ आपकी सॉर्टेड होती है फिर। लाइफ सॉर्टेड होती है। सो डॉक्टर असीम, एक और भी ये मिथ है कि चश्मा अगर एक बार लग जाए तो उतरता नहीं है, क्या ये सच है? काफी हद तक, अच्छा। काफी, इसको मिथ नहीं कहूँगा, काफी हद तक सही है। डिपेंड करता है कि क्या नंबर है हमारे। सिंपल तौर पे एक प्लस का नंबर होता है बच्चों की बात करते हैं, हाँ जी, और एक माइनस का नंबर होता है। जी। माइनस का नंबर एज के साथ बढ़ेगा, अच्छा। या ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह रुक सकता है, कम होने का तरीका नहीं है। तो पेरेंट्स बड़े परेशान है कि साहब डॉक्टर साहब आप इलाज भी कर रहे हो और नंबर कम नहीं हो रहा। तो उनको समझना ये कि नंबर कम नहीं हो सकता। जैसे बच्चे की हम हाइट, क्या हम कम कर सकते? नहीं कर सकते, हाइट तो बढ़ेगी, एग्जैक्टली, नॉर्मल प्रोसेस है। जी। इसी तरह आंख का माइनस का नंबर बढ़ेगा एज के साथ, नॉर्मली। कुछ केसेस को छोड़ देते हैं, अलग चीजें हैं। ज्यादातर केस में 20 साल की उम्र तक नंबर जाके स्थिर हो जाता है, लेकिन रहता है। ओके। दूसरा नंबर होता है प्लस का नंबर, जी। इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जी। ये कुछ केसेस में समय के साथ साथ खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। ओके। तभी बहुत लोग हमें बोलते हैं कि भाई पेशेंट्स की, डॉक्टर साहब वो पड़ोसी का बच्चा था, आप ही ने चश्मा दिया था, वो तो हटिए। प्लस के नंबर, प्लस के नंबर, वो नंबर एज के साथ कभी कभी कम होके खत्म भी हो सकते हैं। ओके। लेकिन माइनस का नंबर तो एज के साथ या जो भी है वो तो रहेगा। कुछ और फॉर्म्स हैं जिसके तरीके से हम नंबर को आगे चल के हटा सकते हैं। ओके। अच्छा, ये स्पेक्स रिमूवल अगर कराने तो उसके लिए राइट एज क्या होती है? बिल्कुल। तो स्पेक्स रिमूवल के लिए राइट एज तब होगी जब नंबर जितना बढ़ना है वो रुक जाए। जैसा आपने बताया। तो नॉर्मली किसी का 18, किसी का 20, किसी जी। का 21, जी। किस एज पे जाके रुकता है। हम ये कहते हैं कि 6-6 महीने के गैप पे अगर 2 चेकअप वही नंबर के आ रहे हैं, सेम नंबर के तो आ गए, और एज 20 प्लस, वैसे तो प्रोटोकॉल में 18 प्लस बोलते हैं, हाँ जी। लेकिन हम कहते हैं ऑन द सेफर साइड और 1.5-2 साल रुकिए। 20 साल प्लस में अगर हम देखते हैं कि नंबर स्थिर है, रुका हुआ है, तो लेसिक एडवाइजेबल है। ये पहला पॉइंट हुआ जी। कि लेसिक मतलब किस एज पे एडवाइजेबल हुआ। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई हैं। पहले हम जब भी ये सर्जरी किसी की सोचेंगे
तो हम कुछ चेकअप करके देखते हैं हाँ जी। और उन चेकअप्स के आधार पे देखते हैं कि क्या इसकी आंख में कोई इससे कोई खतरा तो नहीं है। हाँ, और हमें लगता है अगर सेफ है तो डेफिनेटली 20+ की एज में नंबर रुकने के बाद उसे करा सकते हैं। कराया जा सकता है बिल्कुल। बिल्कुल ही। तो आजकल इसके बाद जैसे आपने लेसिक सर्जरी कराई, उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं और भी बहुत सी आ चुकी हैं इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। एडवांस कुछ। आई थिंक सो हमारे फील्ड में 2-3 चीज़ों पे बहुत सभी चीज़ों में जी। बीमारियों पे एडवांसमेंट है बट स्पेक्स रिमूवल चश्मा हटाने पे बहुत हुँ, ज़ोर है हुँ, और कम से कम हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा ज़ोर इसलिए है कि कुछ हमारे देश में इसको स्पेशली गर्ल्स के लिए बड़ा सामाजिक टैबू एग्ज़ैक्टली। हाँ समझा जाता है। आई डोंट नो व्हाई जी, लेकिन यस। एक सामाजिक टैबू है ये कि भाई चश्मा तो हटना चाहिए। जी, अब वैसे आपको बता दूं बॉयज भी उतना ही करा रहे हैं जितना करा गर्ल्स करा रहे रही हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है और चश्मा बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं जो सबसे कॉमन और सबसे प्रचलन में है जी, उसको हम लेसिक लेजर कहते हैं। जी। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। देखिए कुछ मैं थोड़ा ये मिथ्स को थोड़ा क्लियर करूँ ना लेसिक लेजर के बारे में। प्रिकॉशंस तो आपने हाँ ही जी, पूछा। हाँ जी, प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली हैं। जी। फॉर अ वीक हम मरीज को कहते हैं कि भाई बहुत धूल मिट्टी में मत जाओ, हुँ, आंखों को रगड़ो मसलों में, एग्ज़ैक्टली। स्क्रीन वर्क कम कर दो। हुँ, तो ये थोड़ा हफ्ता बाद कोई डॉक्टर 5 दिन बताएगा, कोई हफ्ता, कोई 10 दिन। लेकिन ये थोड़ा प्रिकॉशंस मरीज को रखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है। अपने रोजमर्रा के काम वो अगले दिन से कर सकता है वाह! और हफ्ते भर बाद तो वो अगर नॉर्मल स्क्रीन वर्क जैसे करते हैं आजकल लोग करें तो हमें कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। ग्रेट। दूसरा एक ये जो मैंने कहा मिथ्स इसके बारे में लेसिक के बारे में या स्पेक्टिकल रिमूवल के बारे में। तो लोगों का ये है कि भाई ऑपरेशन है बड़ा पेनफुल होगा। हुँ, पेनलेस प्रोसीजर, पेनलेस, मोरलेस पेनलेस प्रोसीजर है। एग्ज़ैक्टली। कोई इसमें बहुत कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा, कोई सुन नहीं कर रहे ऐसे आँखों को, जी। कोई ऑपरेशन के बाद हम पट्टी नहीं बाँध रहे, कोई हम भर्ती हुँ, नहीं रख रहे। ये हुँ, तो मरीज आता है, ऑपरेशन कराता है, अपना जाता है। जिस दिन होता है उस दिन थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा भारीपन फ़ील करेगा और अगले दिन से वो नॉर्मल फ़ील नॉर्मल भी, करता है और ग्रेट। थोड़ी प्रिकॉशन हफ्ते भर ले ली तो नॉर्मल हो जाएगा। तो पेनलेस प्रोसीजर है सबसे हुँ, बड़ी बात। एक और जो सवाल आता है कि डॉक्टर साहब ये अभी तो कर दिया, हुँ, 4-5 साल बाद क्या होगा? हाँ, देखिए मेडिकल में वेरिएशंस तो हर चीज़ में हो सकते हैं। कोई 100% तो नहीं कह सकते। लेकिन जब नंबर अगर किसी का बढ़ना रुक गया है और हमने सही एज पे किया है, तो एक बार जो नंबर हटता है वो हटा रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए अनटिल अनलेस कोई और बीमारी ना आँख में हो ना आ सकता जाए। है। हाँ जी, हाँ, तो इट इज़ अ मोर और लेस अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। कोई ये बार-बार रिपीट होने वाला प्रोसीजर नहीं। तो लोगों को लगता है कि भई आज हमने लेज़र कराया, फिर 4-5 साल बाद फिर इसको करना होगा। मैं 25 इयर्स की थी जब जी, मैंने कराया जी, था। जी, जी। आई एम वेरी हैप्पी। या आप प्रूफ हैं इस बात ठीक है? तो ये जी, है। बात करते हैं कैटरेक्ट। ये बुजुर्गों में होता था लेकिन अब मैंने सुना है कि कम एज में भी हो रहा है। तो क्या है कैटरेक्ट और इसका इलाज थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे इस तो बारे में? बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कैटरेक्ट सबसे कॉमन बीमारी जी। है और पहले समझना होगा कैटरेक्ट है क्या? हुँ, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। हाँ हिंदी जी। में बोलते हैं मोतियाबिंद या मोतियाबिंद। जी, हमारी आँख जो है कैमरे की तरह है, जैसे एक नॉर्मल कैमरा होता है, उससे एग्ज़ैक्टली। बहुत एडवांस में है लेकिन है कैमरे। ओह येस। तो जैसे एक कैमरा में लेंस होता है, एक फ़िल्म होती है, ऐसे ही हमारी आँखों में सब चीज़ें हैं। तो हमारी आँख जो कैमरे की तरह है, उसका लेंस हाँ जी। अगर खराब होने लगे, सफ़ेद पड़ने लगे, ओपेक हो जाए, तो अच्छा। उसको हम मोतियाबिंद कहें, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। बिल्कुल, कैमरे का लेंस खराब हो गया तो कैमरा काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये बेसिकली बीमारी है। अब सवाल हुआ कि भई क्यों इतना होने लगा? क्यों यंग एज में होने लगा? हुँ, अगेन वही सब बात आ गई। वही 4 जो मैंने बातें बताई पहले थी, बताइए। स्लीप, हाँ। स्ट्रेस, इम्प्रॉपर फूड जो है और स्क्रीन वर्क है, स्क्रीन। प्लस अब जो और चीज़ें साथ में ऐड ऑन हुई, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम एक जनरल टर्म में यूज़ करते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है,
ये जो बीमारी जो यंग एज में अब होने लगी, ये एक बहुत मेजर रीजन कैटरेक्ट का हो गया। ओह, तो बहुत यंग पेशेंट्स में हमें वो कैटरेक्ट मिलने लगा, इन बीमारियों की वजह से भी और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। पहले 40 साल की उम्र में या 30 साल की या 20 साल की उम्र में होते हुए बहुत रेयर, सुना ही कभी नहीं कभी। हमारे फादर बताते हुए केस हाँ जी। ऐसा है। तो एक रोजाना की ओपीडी में हम ये केसेस देख रहे हैं, बहुत कॉमन है। और आई थिंक सो हमारी ये जो दिनचर्या, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो रीजन वो इसका वो reason। reason है। और इसका ट्रीटमेंट इसका बहुत एडवांस हो गया। जी। कैटरेक्ट के एक जमाने में चीज़ें बहुत फर्क थी, बहुत ब्लाइंडनेस, मतलब द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया वाज कैटरेक्ट पहले। अभी भी शायद अब ये है, क्योंकि गांवों में और उसमें अभी इलाज इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन अब बहुत एडवांस है कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट्स। तो बेसिकली ट्रीटमेंट भी समझते हैं इसका। ट्रीटमेंट सिंपल है। अच्छा। हमें करना क्या है भाई, लेंस खराब हो गया, लेंस को निकालना है और लेंस को अंदर फिट कर देना है दूसरा। ये बेसिक ट्रीटमेंट हो कि हमें लेंस को बदलना है। जी। तो मोतियाबिंद में मैंने आपको अभी जो बताया, उसके अलावा अब और एडवांसमेंट हुआ। मरीज ये कहता है कि भाई मेरा ऐसा ऑपरेशन करें कि मुझे चश्मा लगाने की ऑपरेशन के बाद जरूरत ना आए। जी। तो हम सबसे पहले एक लेंस डालते थे जो मोनोफोकल लेंस बोलते हैं, जो नॉर्मल हाँ जी। लेंस होता है। उससे हम ये बोलते थे कि आपकी दूर की रोशनी बिना चश्मे के काफी हद तक ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन पास के लिए आपको नंबर लगाना पड़ेगा। तो अब कुछ नए लेंस ऐसे आए जिससे हम ये कहते हैं कि लेंस द्वारा, लेंस डालने के बाद आंख में, मोतियाबिंद में, हम दूर का भी नंबर और पास का भी नंबर करीब करीब खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ नए लेंस, इनको हम कहते हैं ट्राइफोकल लेंसेस। अच्छा। या एक नई वैरायटी आई जो ईडॉफ लेंसेस, हाँ जी। या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा। लेंसेस। ये कुछ नए लेंस आए और ये बहुत कॉमन है। पहले इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन अब काफी केसेस में हम लोग ट्राइफोकल और ईडॉफ लेंसेस भी डाल पा रहे हैं, जिससे काफी हद तक नंबर दूर के लिए भी और पास के लिए भी हम हटा पाते हैं। तो चश्मे से आप फ्री हो जाते हैं। और भी एडिशन आए कि कुछ एक स्पेशल नंबर होता था जिसको हम सिलेंड्रिकल नंबर कहते थे। हाँ, ये बात थी। तो ये नंबर हटा नहीं पाते थे हम। हाँ जी। तो इसके लिए भी लेंस बना दिए गए। तो हम जिस मरीज में सिलेंड्रिकल नंबर है, हम उसको देख के सिलेंड्रिकल भी हटा सकते हैं। इसको हम एक टूरिक लेंस का नाम दिया, टूरिक लेंस कहलाता है। तो कहने का मतलब अब तकनीक एडवांस ऐसी हो गई कि हम करीब करीब, बिल्कुल जीरो कहना तो मुश्किल है, लेकिन करीब करीब बिना चश्मे के मरीज को, अगर उसकी आंख में सूट कर रहा है, हम जांच करके देखते हैं और लगता है, तो हम बिना चश्मे का, मतलब मरीज को ऑपरेशन के बाद बिना चश्मे का कर सकते हैं। क्या बात है। इसके ग्लूकोमा और कैटरेक्ट के कोई अर्ली वार्निंग साइंस भी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। जो मोतियाबिंद के तो अर्ली साइंस जो मोस्ट कॉमन हम बात करेंगे, एक चीज के डबल डबल दिखना। अच्छा। जो पहले जो एक बोलते थे भाई, लेडीज बोलती थी भाई चांद देखते डबल चांद दिखाई दे रहा है, बहुत कॉमन कंप्लेंट थी। अब की मॉडर्न सिनेरियो में कि जब ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइट्स जो हैं डबल हो रही हैं, डबल ट्रिपल या मल्टीपल लाइट्स दिख रही हैं, ग्लेयर बहुत लग रही है। तो ज्यादातर मरीज एक हमें जो अर्ली साइंस बताते हैं मोतियाबिंद के, कि भाई नाइट ड्राइविंग अब नहीं हो पाती, रात में दिक्कत होने लगी। ठीक है ना। तो और तीसरी दिक्कत ऑफ कोर्स धुंधलापन, चीजें जो क्लियर दिख रही थी वो अब नहीं दिखाई देती। और एक बहुत अर्ली साइन जो हमें लगता है, वो अगर आपका नंबर चश्मे का, आप डॉक्टर पे जा रहे हैं या चश्मे वाले पे जा रहे हैं और बहुत बार बार बदल रहा है जी, तो ये भी एक साइन कैटरेक्ट का हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो कैटरेक्ट का हो गया। तो कैटरेक्ट बीमारी भी सिंपल है, मरीज को आइडिया भी लग जाएगा और उसका इलाज भी हो जाएगा बहुत बढ़िया, जैसा मैंने बताया। बिल्कुल। प्रॉब्लम है ग्लोकोमा की। यस। ग्लोकोमा अलग अलग तरीके के होते हैं जी। जो सबसे कॉमन ग्लोकोमा है
उसका ज्यादातर केस में अर्ली कोई सिम्टम नहीं होता, ओके, पता नहीं मरीज चलता। को मालूम नहीं पड़ता। ओह, मैंने आपके अभी इसी इंटरव्यू में पहले भी बताया हाँ जी। कि इसलिए हम कहते हैं एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब काला पानी भर जाएगा तो मरीज ये बोलने लगता है कि मैं जी चलते चलते साइड से टकरा जाता हूँ, अच्छा। मुझे दिख रहा है सामने का लेकिन मैं साइड का नहीं देख पाता, ओह, और मैं नॉर्मली कभी दरवाजे से टकरा रहा हूँ, कभी किसी चीज से टकरा जा रहा हूँ, तो ओके, टनल विजन हो गया, सामने सामने का समझ दिख गए, रहा है। ओके। धीरे धीरे फील्ड, जो आपका फील्ड ऑफ विजन है, ये कम होके सकरा होता जा रहा है। तो ये ग्लूकोमा ग्लोकोमा का का एक साइन है, लेकिन ओह, ये तब मालूम पड़ रहा है जब नुकसान ऑलरेडी काफी हो चुका है, ठीक है ना। ओके, और एक ग्लोकोमा ऐसा होता है, वो तो बोलता है बिल्कुल, वो तो इतना तेज दर्द होता है, मरीज जिसको काला पानी जिस नाम पड़ा इसलिए पड़ा इस बीमारी का, हाँ जी। कि इतना दर्द होता है उसमें, और आंख लाल हो जाती है, बिल्कुल बहुत सीवियर पेन, वॉमिटिंग होने लगेगी। ओह, उसको हम नैरो एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, एक टाइप का हाँ। ग्लोकोमा होता है। उसमें तो मरीज फौरन भाग के आता है आपके पास, तो ये उसका सिम्टम है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ग्लोकोमा है, क्रोनिक सिंपल ग्लोकोमा, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। तो बस वही है कि आप अपना चेकअप कराते बहुत हैं। आई चेकअप इज बहुत अ मस्ट। मस्त, बिल्कुल Yes. बिल्कुल होना चाहिए। यस। ये है। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई टिप्स है ऐसे जो सेफ्टी के लिए उनकी देखिए, आईज? अभी जैसे बात करी उसी को हम समराइज करते हैं इसमें। जी। एक तो रेगुलर चेकअप, सीनियर सिटीजन्स सबसे प्रोन है बीमारियों के लिए, जी, भले आंखों का ग्लोकोमा क्यों ना हो, मोतियाबिंद क्यों ना, एक रेगुलर डॉक्टर पे विजिट होनी चाहिए सीनियर बिल्कुल। सिटीजन की, एक बेसिक रूल है। जी। दूसरा ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि ड्राइनेस का इंसिडेंस बहुत कॉमन है सीनियर सिटीजन्स में, तो कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आंखों में नमी बनाने के लिए देनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेट। और एक जो मैं, क्योंकि ड्राइनेस इतनी कॉमन है, मैं एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ कि भाई आप पानी गर्म करें, उसमें टाल या हैंडकरचिफ डाल के, जी। और उसको थोड़ा निचोड़ के आंखों के ऊपर लगा लें अच्छा। 5-7 मिनट के लिए। जी। तो जो गर्म वेपर्स हैं हाँ जी, हाँ वो जी। हेल्प करती हैं, बहुत ड्राइनेस में हेल्प करती हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया था। अच्छा। और क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में कॉमन है, तो बिल्कुल। ये है। एक जो मैं बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम लोगों का स्पेशली प्रिविलेज क्लास में एसी एनवायरनमेंट अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। और एसी की कुछ दिक्कतें जो हैं वो तो अलग हैं, एसी की सबसे बड़ी दिक्कत ड्राइनेस है। ड्राइनेस होती है, स्किन भी ड्राई जी, होती है बिल्कुल। आपकी, बिल्कुल। आपका जो मॉइस्चर है रूम का, वो खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। तो जो लोग ड्राइनेस के प्रोन हैं या जिनके घर में एल्डरली हैं, मैं तो एडवाइस करूंगा कि ह्यूमिडिफायर्स घर में जरूर होने चाहिए, वेरी गुड। स्पेशली उनके कमरों में ह्यूमिडिफायर्स जरूर रखें, ठीक है। तो वंडरफुल। ये हेल्प करता है ड्राइनेस के लिए। तो ग्रेट। ये टिप्स हैं। बाकी जी। तो जैसे सभी लोगों में बीमारियां हैं, लेकिन एल्डरली थोड़े प्रोन होते हैं, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर हम लोगों को रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर असीम, आपको कोई ऐसे पेशेंट से जुड़ा कोई ऐसा वियर्ड या कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, या कोई अजीब सा कोई मिथ हो किसी पेशेंट के साथ, कुछ कुछ शेयर करना चाहे तो? किताबें लिखी जा सकती हैं। ओह माय अ, गॉड। भाई आप जब किसी भी इतनी पब्लिक से इंटरेक्ट करोगे, हाँ जी। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के, जी। कोई मजेदार किस्से, कोई इमोशनल किस्से, बहुत तरह की बातें होती हैं। और आपने भी बोला तो मुझे अभी एक इंसिडेंस याद आ रहा है, बहुत ही मजेदार है। एक लेडी थी, मैंने ऑपरेट किया उनको, जी। अभी बहुत बहुत अच्छे घर की, बहुत बढ़िया, जी। और बहुत बढ़िया ऑपरेशन, एंड शी वाज वेरी सेटिस्फाइड। जी। लेकिन वो मेरे पे आती हैं अगले दिन, बोली डॉक्टर साहब आपने मुझे ऑपरेट किया है, उसके बाद से मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड। पूरा परिवार साथ में, बहुत अच्छे घर के लोग थे, और सदाशिव साई जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी। मैंने कहा भाई ये तो अच्छी बात है। हाँ जी। बोला वो हर समय दिखाई दे रहे हैं मुझे, या तो कोई मैसेज दे रहे हैं या कोई बात है।
बड़ा मैं मतलब कोई साइंटिफिक जी। रीजन मैं नहीं दे सकता इसी आपको बात। हंसी नहीं आई? नहीं देखिए, मरीज भले ही हर तरह का मरीज, हर तरह की कंप्लेन, हंसना क्या, जी, वो अपनी बिल्कुल। कंप्लेन बता रही है, लेकिन अब वो फिर, अच्छा दिमाग क्या था, साइंटिफिकली सोचता है बिल्कुल। मतलब क्यों ऐसा। ऐसा हो रहा है, हुँ। क्यों ऐसा हो रहा है। तो वी डिडक्टेड कि वो लेडीज जो उनका मंदिर था, उन्होंने सदाशिव साई जी की जो सामने थी वो एलईडी स्क्रीन पे बहुत तेज लाइट्स में वो लगा रखी थी, ओह! उसको वो कंटिन्यूस फोकस करके देखती थी। अच्छा। और जैसे होता है ना, ध्यान लगाना होता है, जी, तो क्या होता है, जो हम अब तो साइंटिफिक ब्रेन से सोचेंगे तो एक आफ्टर इमेज बन जाती है अच्छी सी, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। और ऑपरेशन के बाद वो आफ्टर इमेज और क्लियर प्रोमिनेंट हो जाती है, क्लियर हो गई। ज्यादा बनने लगती है। प्रोमिनेंट तो विजन, यस। दैट वाज प्रोबेबली द रीजन। या तो उनको, मेरी ये समझ में नहीं आया, मेरे ऑपरेशन में वो कमी बता रही है, अच्छा ही बता रही है, जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को भगवान जी, मेरे जी, मेरे गुरु जी मुझे सामने जी। दिखाई देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस बनते हैं। मैंने कहा कि रोज की ओपीडी में कुछ ना कुछ मजेदार, कुछ ना निकल कुछ के अच्छा होता है। जी, एक और अभी, एक जो बहुत कॉमन हमारे यहाँ आता है प्रॉब्लम्स, वो है मेलिंगरिंग। अच्छा। मेलिंगरिंग मतलब कि मरीज किसी कारण से, हुँ। सामाजिक हो, कुछ का और कारण हो, उसकी वजह से वो बोलता है मुझे दिखना बंद हो गया। और जो सीरियस इशू, मतलब ये हम लोग बहुत देखिए, दिस इज अ साइकेट्रिक एंड बहुत सारे हमारे सामाजिक प्रॉब्लम्स। जी। और सामाजिक प्रॉब्लम्स आप समझ सकती है, सास बहू के झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, हुँ, बच्ची की शादी जबरदस्ती हो रही है हुँ, कहीं ना कहीं। सबसे कॉमन तो बच्ची की शादी का होता है। ओह! एंड आई कुड मेक आउट, जब बच्ची आती है, हुँ, उसके साथ पेरेंट्स हैं, वो पकड़ के ला रहे हैं, बच्ची बोल रही मुझे नहीं दिख रहा। एंड आई नो कि ये गॉड! हिस्टेरिकल हो रही है। हिस्टेरिकल तो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मेलिंगरिंग कर रही है, मतलब झूठ बोल रही है। तो उसमें हम एज अ डॉक्टर क्या होता है कि हम लोगों को काउंसल भी करना होता है। अच्छा, बच्ची को अलग से बुलाते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा क्या बात है घर में। तो ये एक इमोशनल एंगल है हम जो, और गॉड! कॉमन है जो हम लोग इस तरह की मेलिंगरिंग देखते हैं। तो ओके, हर तरह के कुछ मजेदार, कुछ किस्से, कुछ इमोशनल किस्से होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के साथ पेशेंट रिलेट करता है और बिल्कुल, बहुत शेयर करता है बहुत बिल्कुल। बार आके। तो कुछ ना कुछ होता रहता है क्लिनिक पे। तो इस तरह के किस्से होते क्या बात है! मतलब ये बहुत हैं। बड़ी बात बताई आपने कि आप आँखों का इलाज ही नहीं कर रहे, आप दिलों को पूरा सुकून भी दे रहे हैं कहीं। देना बिल्कुल, पड़ता है। बिकॉज एक वर्ड बोलते हैं प्लेसिबो, प्लेसिबो जी। ट्रीटमेंट है। बहुत बार चीजें हम, डॉक्टर बात कैसे कर रहा है उससे मरीज को, ओह उसको येस! अपना, अपनी प्रॉब्लम सुनने को तो कोई हो, बिल्कुल। उसकी प्रॉब्लम ही नहीं सुन रहा कोई। कुछ ठीक है। डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास जाकर आप इतने वापस आते हो तो आप इतने खुश होकर आते हो कि आप ठीक हो गए। बिल्कुल। और मैं आपके पास जब भी आती हूँ ना, मैं इसी चलिए, फीलिंग के साथ वापस जाती नहीं हूँ। देखिए, हमारे इंडिया में काउंसलर्स का सिस्टम रोल, नहीं है। रोल, हाँ, वो रोल डॉक्टर्स बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, हद तक लेकिन हम ही जो आते हैं एग्ज़ैक्टली, उनको कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बिल्कुल। कुछ काउंसल कर पाए। जी, तो ये है, मैंने कहा और बहुत है, कभी आगे बताएंगे। बिल्कुल, अगले अगले पॉडकास्ट पॉडकास्ट में कुछ नई बातें लाएँगे। डेफिनेटली सो डेफिनेटली। हेल्दी आइज़ के लिए कोई गोल्डन रूल बताइए? देखिए, गोल्ड मैंने तो अपने हिसाब से एक बनाया, वही S4 कहते हैं हम तो उसको, जो मैंने अभी तक बताया। पहला, स्लीप, जी, प्रॉपर स्लीप, जी, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस को मिनिमम रखो, जी। स्क्रीन टाइम तीसरी चीज कम से कम, और चौथा ऐसे, सेवर गुड फूड, हेल्दी फूड, वंडरफुल। अच्छा फूड खाइए। चार, एक पांचवा एस जो मैं और जोड़ना चाहता हूं इसमें, जी, स्टॉप सेल्फ ट्रीटमेंट। यस, अपना इलाज मत करो, अमेजिंग, ज़बरदस्त। सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। तो S4 को आप S5 कर दो। S5 तो कर गोल्डन रूल है S5, ठीक है ना, ग्रेट, ये मान के चलिए क्या बात है, आप। वंडरफुल। सो आज ना एक आँखों का डॉक्टर दिल से दिल की बातें के प्लेटफ़ॉर्म पर आया है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या आँखें बोलते हैं जैसे दिल की ज़ुबान होती है?
सच में होती है। मतलब कहते हैं ना कि अंदर दिल में कुछ है, वो आंखें बयां खुद कर आप देती हैं। फैक्ट है। अगर आप साइंटिफिकली दो वजह से आपने करा, एक तो जी भाई ये तो एक आईना है, जी। आपकी जो फीलिंग्स है। अगर कोई आदमी दुखी होगा और वो कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी आंखें बता देंगी, ठीक है ना। ऐसी खुशी का है। तो कोई भी इमोशंस होगा वो आंखों के रास्ते से दिखती है। हाँ, आंखें तो एक हाँ, हंसती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो दिल है वो आंखों पे दिख रहा है। ये बिल्कुल। तो हो गया वैसे, लेकिन आंखें और भी इम्पोर्टेंट इसलिए, आपने दिल से कनेक्शन पूछा ना। जी आज की तारीख में हम आंखें देख के, स्पेशली जब से एआई और नए सॉफ्टवेयर आए हैं, हम आंखें देख के वाकई बता सकते हैं कि दिल में क्या बीमारी हो रही है। क्या बात है। दोनों बातें बताई मैंने। ओह माय गॉड, ये साइंटिफिक भी एक हो गई। फिलोसॉफिकल हो गई बात, जी और एक साइंटिफिक बात भी हो गई ये कि वाकई आंख, सच है। बिल्कुल। भाई ओह हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो हम अर्ली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हम देख के बोलते हैं कि भाई फिजिशियन पे जाओ, ओह तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। और ग्रेट। अब तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आने वाला समय है, विंडो है आंखों, आंखें एक विंडो है जिससे हम बॉडी को देख पा रहे हैं। तो हम आंखों की जो ब्लड वेसल्स है, रेटिना है, और चीजें हैं, देख जी के हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और जो अभी अब मजेदार बात है कि आंखों से आजकल एआई इतना स्ट्रांग है कि आंखों से देख के केवल हम ये बता सकते हैं, एक तो सेक्स ऑफ द पर्सन, अच्छा। आंखों से अंदर से, बहुत ओह गॉड। इंपॉर्टेंट। ये अभी एक रिसर्च है हार्वर्ड की, तो आंखों को देख के बता सकते हैं। अभी मिस्टर पिचाई ने बोला अपने उसमें, गूगल के जी उसमें, जी हम पार्किंसोनिज्म और बहुत सारी एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दुनिया भर की बीमारियों को आंखों को देख के सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके हम बता पाएंगे आने वाले फ्यूचर में अर्ली साइंस ऑफ लॉट्स ऑफ डिजीजेस। क्या बात है। ये आंखें जो हैं क्या क्या बयां करती है ये नहीं बिल्कुल पता बिल्कुल था। बिल्कुल। यस। तो एक लाइन में हेल्दी आइज का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा? गुड गुड स्लीप, स्ट्रेस फ्री, अमेजिंग। healthy food, and less of screen time. I think so that should sum it up. ये हमारी आज के पूरे पॉडकास्ट की समरी है बिल्कुल एक्चुअली, और बिल्कुल ये हम बिल्कुल। लोगों को सबको समझना पड़ेगा। ये हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। आई थिंक बार सो बार ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एग्जैक्ट अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, सच में। वील रिमेन वेरी हैप्पी एंड यस हेल्दी। क्योंकि लगता बहुत इजी है बोलना, नींद नहीं आती आजकल लोगों को, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रह रहा है, अच्छा खाना कैसे खाएं जब इतने सारे ऑप्शंस जो हैं वो। बिल्कुल, इस पे पूरा पॉडकास्ट आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से करिएगा, बिकॉज एग्जैक्टली अच्छा खाना आजकल मिलना बहुत अपने आप में बहुत एक चैलेंज हो जंक गया। फूड जो है उसको जंक फूड लेकर नहीं, के अगर हाँ। आप बाजार से दाल चावल भी मंगाओगे उसका भी इश्यूज है, कितना प्रोसेस्ड है, कैसे है, बहुत सारी चीजें। मुझे तो लगता है वो घर के दाल चावल का की बात ही है, को खिचड़ी की ही बात अलग होती है, कुछ बिल्कुल भी कह लो। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मोस्ट हेल्दी। मैं पीछे सौरभ जी को सुन रही थी, सौरभ पूरा नाम में ललन टॉप वाले सौरभ जी हाँ हाँ हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोल रहे थे जिस तरह से रुजुता जी आई हुई थी उनके साथ में सौरभ द्विवेदी, या तो ही वाज सेइंग कि आहा ये हो खिचड़ी हो तड़का लगा हो, ऐसे तो मजा आ रहा था सुन के उनको। नहीं, Yes. हमारा देखिए फ्रैंकली ये है कि जो हेल्दी फूड है जो खाते थे हम लोग नॉर्मल, जी इंडियन फूड वाज वेरी हेल्दी एंड वेरी साइंटिफिकली बिल्कुल बेस्ड। कि यस इतना कार्ब है तो उसके साथ दाल मिलानी है, और जी प्रोटीन आ गया, कार्ब आ गया, जी ऊपर से घी का तड़का दिया, तो आपको फैट मिल गया, ठीक ना। फाइबर्स सब और कुछ फाइबर सारे हमारे आए रहे थे, साथ में सब्जी हो गई, आपको मिल विटामिन मिल रहे हैं। बड़ा बैलेंस फूड होता था, हमने ही तो खराब हमने किया है। खराब किया हुआ है। एग्जैक्टली तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वो आई डोनेशन को लेकर है, और इससे मेरी एक दिल की भी एक फीलिंग जुड़ी है कि अभी मेरी मम्मी 2-3 साल पहले गई तो उनकी इच्छा थी कि मैं आई डोनेट करूं, और वो आई डोनेट करके गई, एंड आई स्टिल फील सो प्राउड ऑफ हर, और मुझे लगता है उनकी आंखें कहीं हैं यहाँ। सो आप इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज दें कि क्यों जरूरी है आई डोनेशन। मेरे और को, मैं एक बात सोचता हूँ, क्यों नहीं, मेरा सवाल आता है कि बिल्कुल पब्लिक क्यों नहीं करती। करना चाहिए, इसके बारे में तो बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ जी क्यों नहीं कर रही। भाई प्रोसेस, पहली बात मैं कुछ मिथ्स को हटाता हूँ जी। आई डोनेशन के बारे में। प्रोसेस सिंपल होता है, हर शहर का
एक सिस्टम है, बिल्कुल। कुछ नंबर्स होते हैं जहां आपको कांटेक्ट करना होता है। ऑफ कोर्स आप मालूम करके रखिए, या घर में किसी की डेथ होती है तो वो किसी से आप मालूम करें और फोन पे बात करें। एक टीम आती है प्रॉपर डॉक्टर्स की, जी। वो आके आंख को निकालती है। आंख को निकालने के बाद प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होता। जी। मैं समझ सकता हूँ जब किसी के यहाँ डेथ हो रही है तो लोगों का और बहुत सारी चीजें हैं और इमोशनल इश्यूज होते हैं, जी। लेकिन करने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगते हैं। करने के बाद लोगों को एक और जो मैं समझ सकता हूँ लोगों को दिक्कत लगती है कि चेहरा बिगड़ जाएगा, डिसफिगर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब जब आते तो उसके बाद निकालने के बाद एक आर्टिफिशियल आई उस जगह पे रख दी जाती है, पत्थर की आंख लगा दी जाती है, तो देखने में पता करना मुश्किल होता है। जब निकालने के बाद समय लगा बहुत कम, जी। देखने में चेहरा नहीं बिगड़ता। तो ये जो भ्रांति है ये भी निकालनी होगी लोगों को, बिल्कुल। और करके टीम ले जाती है। अरे आपके जो भी प्रियजन थे उनकी आंखों से अगर 2 लोग देख पाए, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। आप ये सोचें कि आपका प्रियजन आपके बीच में उसका कोई अंश रहा, तो इससे अच्छी बात कहाँ हो सकती है? बहुत। और आपको कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, जी। कुछ नहीं करना पड़ा, आपको एक फोन करना पड़ा केवल, जी। और आपका काम हो गया। तो मेरे को लगता है हर जने को करना चाहिए। कुछ सवाल आते हैं लोगों के मन में, लोग पूछते हैं जी फादर का हमने रजिस्टर नाम नहीं किया था। कोई रजिस्टर नहीं करना। जी। करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। रजिस्टर करने का मतलब ये है कि आपने अपनी एक मंशा दिखाई है कि मेरी डेथ के बाद मेरी आंख डोनेट होगी। लेकिन डेथ के बाद अगर आपके बच्चे या आपका जो भी गार्जियन है वहां पे, वो एक डिसीजन लेता है कि मेरे फादर के या मदर का आंख डोनेट होनी चाहिए, तो उसको लीगली पूरा हक है। तो अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है तो भी वरी नहीं करें, आप फोन मिलाइए। और पेपर वर्क बहुत कम होता है, 1-2 साइन होते हैं जो आपकी रजामंदी ली जाती है उसमें, इसके अलावा कोई और ज्यादा नहीं होता। ऑफ कोर्स कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हो जब आप आई डोनेशन कराना चाह रहे हो। तो हम ये बोलते हैं कि जब डेथ होती है अगर किसी की, तो हमें कहते हैं गीली पट्टी आंख के ऊपर रख दे उससे, जिससे आंख कभी कभी खुली रह जाती है तो सूख जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो खराब हो सकता है उस आंख। तो इट इज बेटर कि कोई गीली पट्टी रख दे। एक टाइम फ्रेम रखें कि डेथ हुई तो कोशिश करें जितना जल्दी, अगर हम डॉक्टर लेके उसको अपने लैब में ले जाता है उतना रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। तो कितने टाइम रफली हम बोलते हैं 6-7 घंटे तक। अच्छा। आप अगर इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो सक्सेस रेट उसका बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। तो मैं तो आपके ये पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि इसमें कोई सोचना नहीं है, इसकी कोई, मेरे को रिलीजियस मान्यता भी कोई ऐसी नहीं दिखाई देती इसमें। अगर आपके किसी प्रियजन के माध्यम से कोई 2 जने देख सके, इससे बड़ी चीज आप, इससे बड़ा परोपकार कोई आप नहीं कर सकते, किसी और को रोशनी देना। तो इसमें सोचिए नहीं बिल्कुल। अगर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वरी नहीं करें। और जब भी कुछ घर में ऐसा हो तो डोनेट आंख जरूर करें। बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं भी यही कहना चाहूंगी अपने सारी ऑडियंस को भी कि अपनी आंखें जरूर दान करें। और आज तो हमारे सामने बैठकर डॉक्टर असीम अग्रवाल ने बोल दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बहुत ही खूबसूरत ये एक निर्णय होगा आपकी लाइफ का। नहीं बिल्कुल, आप इतना सब करते हैं, मंदिर जाते हैं और चीजें करते हैं, और चीजें दान करते हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। नेत्रदान सबसे बड़ा दान है, ये मेरा मानना है, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू सो मच डॉक्टर असीम, आज मजा आ गया आपसे बात करके। और इतनी बातें पता चली है हमें जो हम सभी के बहुत काम आएंगी, इनफैक्ट हमारे पूरी ऑडियंस के भी काम आएगी। सो थैंक यू गाइस, आपने पूरा ये पॉडकास्ट सुना। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और आंखें बंद करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और अपनों के साथ।
इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जबरदस्त बातों के साथ. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. लव यू ऑल.